बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर शोगांवकर जी स्टूडियो में है। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई में ट्रंप ट्रैप हो गए? ईरान पर हमला तो उन्होंने कर दिया, मगर ईरान को 17वें दिन भी वो अभी तक शिकस्त नहीं दे पाए। ईरानी मिसाइलों की बरसात कर रहा है अभी भी। उधर इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बहुत तेज हमले कर चुके हैं, लेकिन ईरान हार नहीं मान रहा। ईरान के तेहरान में एक बार फिर तबाही मची है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेहरान का एयरपोर्ट है ये, मेहराबाद एयरपोर्ट। कैसे शोले उठ रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। सोचिए क्या बचा होगा इस एयरपोर्ट का। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अभी भी बाकी तमाम मुस्लिम देशों पर, गल्फ कंट्रीज पर हमले कर रहा है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। खास तौर पर यूएई पर तो वो खूब मिसाइलें चला रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अब दुबई एयरपोर्ट की, जहां ईरान ने ड्रोन से वार किया और इसके बाद दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यह दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। और जंग के बीच दावों को लेकर के भी ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान खुद फेक नैरेटिव फैलाकर अपनी जीत डिक्लेयर करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि उसको मार नहीं पड़ रही है। और उन्होंने कहा कि आप जितनी तस्वीरें देख रहे हैं कि ये आसपास के देशों पर ईरान की मिसाइलों की तस्वीरें हैं या ड्रोन की तस्वीरें, उन्होंने कहा सब ये एआई जनरेटेड है, असली तस्वीरें नहीं है। असली सिर्फ वो जो हम मार रहे हैं उनको। और उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ मीडिया हाउसेस इस काम में ईरान की मदद कर रहे हैं। अपने ही मीडिया हाउसेस का नाम वो ले रहे हैं। फिर ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप ईरान पर अब अपनी जीत का ऐलान करना चाहते हैं? अब आप कह पाएंगे फाइनली कि ये लड़ाई आपने जीत ली है? सवाल बड़ा साफ था, सुनिए ट्रंप का जवाब। I just say they're decimated. I think that we've done damage to them right now. If we left right now, it would take them 10 years and more to rebuild. But I'm still not declaring it over. ट्रंप दोनों बातें कह रहे हैं मैंने उनको हमने डेसिमेट कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन सवाल तो ये था कि क्या आप अपनी जीत डिक्लेयर करेंगे? उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा अभी। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, ट्रंप चिड़चिड़े भी होते जा रहे हैं। अब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस, पैदल सेना ईरान में उतारेंगे? तो वो झल्ला उठे रिपोर्टर के ऊपर ही। कह रहे मैं आप जैसे लोगों से इसके बारे में बात नहीं करूंगा, जब पूरी दुनिया ये रिपोर्ट कर चुकी है कि वो अपने 1500 या 2000 कितने नेवी मरीन्स जो हैं उनको वहां पर उतारने का फैसला कर चुके हैं, उनको वो मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ट्रंप को यह समझ में ना आ जाए कि उन्होंने गलती की है। हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई ट्रंप ने अपने फन के लिए, मजे के लिए शुरू की है और अब उनको इसका दर्द महसूस होना चाहिए। We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory. You know, people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. केवल यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा था ये वॉर तो उनके लिए, मेरे लिए तो एक्सकर्जन है, ट्रिप है एक किस्म का। भाई मुझे थोड़ी दूर चलना पड़ा, एक नई जगह देखने को देख के आ रहे हैं हम लोग सब मिलके, इतना ही है मेरे लिए तो एक एक्सकर्जन है ये। समीर जी क्या अपडेट है सर वॉर का? देखिए, ट्रंप इतने परेशान है कि ट्रंप अब अपने पड़ोसी, अपने सहयोगी देशों से कह रहे हैं कि भाई हरमुज स्ट्रेट के लिए आप अपनी सेना भेजो। जापान ने मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि हम वहाँ पर कोई सेना नहीं भेजेंगे। मतलब जो ट्रंप दावा करते थे कि हरमुज स्ट्रेट से वो बिना रुकावट के सारे देशों के जहाज वहाँ से निकल जाएंगे, आज ट्रंप को अपने मित्र देशों की मदद मांगनी पड़ रही है। और अभी उन्होंने कल ही धमकी दी नाटो को कि अगर नाटो से मदद नहीं करेगा तो नाटो को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ट्रंप ने लड़ाई तो बिना नाटो से पूछे शुरू की। ट्रंप ने बिना जापान और ऑस्ट्रेलिया को भरोसे मिला युद्ध शुरू किया। और ट्रंप को लगा था कि इजराइल के साथ मिलकर वो जिस तरीके से ईरान को खेल खत्म कर देंगे 7 दिन के अंदर या 72 घंटे के अंदर,
आज ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है और उन्होंने नई लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने अभी इसराइल के ऊपर ईरान ने फायर की, और जिस तरीके से वो दुबई पे हमला कर रहा है ईरान, उसके बाद से ट्रंप और इसराइल बहुत ज़्यादा स्थिति को लेकर परेशान है। मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी। वो तमाम कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता, अभी मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं मई जून के अंदर अमेरिका में अंदर, उसको भी लेकर है कि अगर समय रहते अगर यह लड़ाई खत्म नहीं हुई और अमेरिका में अगर महंगाई बढ़ती चली गई और अमेरिका की जनता में इसका गलत मैसेज गया, तो ट्रंप को अपने देश में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ट्रंप बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो लड़ाई जीत चुके हैं और ईरान लगभग खत्म हो गया है। ये बात सही है कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तेहरान लगभग खत्म हो गया है, लेकिन जिस जोश के साथ ईरान की सेना भी लड़ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल चला रही है, और कहा जा रहा है कि 4000 से ज़्यादा का स्टॉक अभी उनके पास बचा हुआ है। चीन ने भी एक बड़ी खेप उनको मदद के लिए भेजी है। अगर ये दौर खींचता है तो मुझे लगा कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा, ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने देश को इस बात ट्रंप की जिन बातों का आपने जिक्र किया, वो 2 और स्टेटमेंट है उनके, वो मैं सुना देता हूं। जंग शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने कह दिया था कि हम जीत गए। उस वक्त आपको याद होगा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम अब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम अपने जंगी बेड़े भेजेंगे। तो ट्रंप ने उनको लौटा दिया था कि अब हमें जरूरत नहीं है, आपको पहले इसका फैसला करना चाहिए था। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जैसा जमीर जी ने बताया कि भाई अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, ताकि तेल का संकट ना हो दुनिया में, दुनिया भर के देशों को अपनी सेना वहां पर उतारनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि ये काम तो करना ही चाहिए ना, बाकी सब कुछ हम इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तो कम से कम यहां पर आकर के ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं कि इसको चैनल को खुलवा लीजिए। नहीं, देखिए ट्रंप एक बार बयान है सर। अब देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो यहां होना ही नहीं चाहिए था लड़ाई में। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरे पास बहुत तेल है, तेल की कमी जिनको है वो आए और खुलवाएं इसको। बताएं साहब, हमला आप करें और वहां जब रायता फैल जाए, आज रायते का दिन है, तो वो समेटे दुनिया आकर के। देखिए दरअसल असल जो बात है वो आके उन्होंने आज कह दी कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं, तो आपको ईरान में क्या ज़रूरत थी, आपको हमला करने की क्या ज़रूरत थी, आपको तो कहीं कोई ज़रूरत थी नहीं। और वैसे देखें तो ट्रंप तो उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका वैसे ही सर्वशक्तिमान है, सारे काम करता है, तो क्यों दुनिया में कूद कूद के जाके वो हमला करते रहते हैं। तो एक तरफ तो आप कहेंगे कि मैं ठेकेदार हूँ, और जब काम बिगड़ जाएंगे तो कहेंगे कि हमको क्या है, हम तो आप लोगों के चक्कर में आ गए थे यहाँ। तो मतलब ये बड़ा साफ दिख रहा है कि ट्रंप को ये बात अच्छे से समझ में आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि अब दोनों अपनी अपनी तरफ, जैसे जिस कॉन्फिडेंस के साथ सैयद अब्बास अरागची का बयान आता है, क्या सचमुच ईरान उतना अच्छी स्थिति में है जो कह रहे हैं कि वो फन के लिए आए थे और हम तो अब उनको सबक सिखा देंगे? मुझे नहीं लगता कि उनकी वो स्थिति है। लेकिन अरागची अब दूसरे एक उनका फॉर्मूला चल रहा है, जिस फॉर्मूले के तहत जब मैं दुनिया भर के एनालिसिस देखता हूं और स्थितियां देखता हूं, जैसे हमने एक कहते हैं ना कि एक समय के बाद एक पोजीशनिंग ली, कंडोलेंस बुक में जाके लिखाए, बातचीत कर ली, पेजेश्कियान से हमारे प्रधानमंत्री ने बात की, वैसे ही ईरान ने भी अपनी पोजीशनिंग ली है। उसने भारत का साथ लिया, उसने दुनिया के दूसरे देशों का साथ लिया, वो फ्रांस को, इटली को, उनको अपने साथ लेना चाह रहा है, और वो ये चाहता है कि दुनिया ट्रंप पर ये दबाव बनाए। ये उसकी नई रणनीति। अगर आप उसके बातचीत करते हुए देखिए, अब वो एग्रेसिव नहीं दिखता है, जो ईरान हर बात में एग्रेसिव दिखता था। युद्ध के पहले के हालात देखिए और युद्ध के बाद भी 2-3-4 दिनों तक। लेकिन अभी क्या है, अभी वो कहता है कि हम तो सिर्फ उनको सबक सिखाने के लिए हैं, दुनिया के सारे देश होना चाहिए। और ट्रंप की भाषा क्या है, सब मिलकर एक साथ खुलवाते हैं। तो अगर इसको थोड़ा ठीक से देखें तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मिडिल पाथ में आए, कैसे कोई पॉइंट खोजे जहां बैठकर बातचीत हो सके, या चलो बात ना भी करें तो धीरे से निकल के इस युद्ध को समाप्त करें। चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान, दोनों वही चाहते हैं, दोनों की स्थिति फंसी हुई। एक आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं, क्योंकि इसमें बहुत से आपने कहा कि अरागची साहब का बयान बड़ा कॉन्फिडेंट आता है। अब एक ये तस्वीर चल रही है कल से सोशल मीडिया पर कि ईरान में बुर्का पहने महिलाएं हाथों में कैलेशनिकोव राइफलें लिए हुए जंग के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं।
और उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा ईरान के कोने कोने से आपको देखने को मिलेगा। एक बार ज़मीन पे अपनी सेना उतार के तो देखिए अमेरिका और इजराइल, उनको पता चल जाएगा कि किससे उन्होंने इस बार लड़ाई छेड़ी है। तो इस किस्म की तस्वीरें भी आ रही हैं। पाकिस्तान में क्या कॉमेंट्री हो रही है? पाकिस्तान में जो उनकी जनता है वो ईरान के साथ है और उनकी सरकार जो है वो अमेरिका के साथ है। अब उनके कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में भले ही, जैसे भी समीर जी ने भी कहा कि बहुत नुकसान हुआ है, तेहरान बर्बाद भी हो गया है, लेकिन फिर भी ट्रंप जीत गए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रंप और इजराइल के घोषित गोल्स में से कोई भी एक लक्ष्य उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। वो कह रहे हैं ईरान कमजोर नहीं है, ईरान भी नहीं जीता, लेकिन ट्रंप की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन ट्रंप भी नहीं जीते। तो युद्ध अभी खड़ा कहां है सर? युद्ध ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अब उसको विड्रॉ तो कर नहीं सकते, जब जंग शुरू हो जाती है तो नहीं होता। और जो ट्रंप साहब ने कहा उससे साफ है कि भाई वो जो गोल अचीव करना चाहते थे वो गोल अभी तक नहीं पहुंचे उस गोल के, और करीब भी नहीं पहुंचे। ये सच है कि जो अरागची साहब कह रहे हैं ईरान तो बर्बाद हुआ ही है, तबाही हुई है, लेकिन अब जब जंग में आप हैं तो एक लड़ाके की तरह से ये बात करते रहेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप अब परेशान है कि उनको जो गोल अचीव करने थे वो उसका जवाब नहीं मिल रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी वो समझ रहे थे कि खुलवा लेंगे, और ये कहना कि नहीं अब आप सब लोगों की लड़ाई है तो हम तो लड़ लेंगे अपने आप ही। आप बेशर्मी से आदमी गोल पोस्ट चेंज कर देता है। गोल पोस्ट लगातार वो चेंज करते रहते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। इसका मतलब है कि वो अभी परेशान है और उनको आगे अमेरिका के अंदर क्या होगा इसका रेस्पॉन्स, उसकी भी चिंता अब होने लगी। भाई हो जाता तो फिर बड़े वो हो जाते, उनका नाम इतिहास में हो जाता कि देखिए ईरान को किस तरह से उन्होंने खत्म कर दिया है। तो वहाँ जब ये लड़ाई, आप जो हर्ष जी ने कहा कि क्यों, किसने कहा था आपको कि ये लड़ाई लड़ने के लिए, क्यों आप कूद कर आए थे? एक सवाल सर मेरे मन में, मैं अभी एकदम इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे तेल के दाम पड़े, आपने कहा कि उनको अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन की भी परवाह करनी है। 27% दाम अमेरिका के अंदर बढ़ गए अभी तक गैस के दाम। सर उनके यहाँ सब्सिडी का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? अमेरिका तो वैसे तो अमीर देश है ना एक तरह से। ट्रम्प ना बढ़ने दे दाम, उस पर सब्सिडी कभी नहीं होती वहाँ। किसानों को लेकर वो करते हैं, किसानों की जो एग्रो पॉलिटिक्स में वो उसी तरह से रखते हैं कि क्या सब्सिडीज करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे तो अमीर देश है ना, 90,000 वो है उनकी डॉलर पर कैपिटा इनकम, तो वो बहुत बड़ा है, इसलिए इतना बड़ा फर्क वहाँ नहीं पड़ रहा। और उन्होंने ईरान, ये भी बात ठीक है उनके पास, उन्होंने वेनेजुएला ले लिया ना, तेल तो उनके पास है। अभी वहाँ से जो भी सप्लाई होगी जिस तरह से होगा वो उस क्राइसिस से निकल जाएंगे। क्राइसिस वहाँ पर महंगाई का नहीं है, क्राइसिस ये है कि यदि ईरान को आपने नहीं जीता और इस पूरे जंग में इतना सब कुछ करने के बाद भी, रायता फैलाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, उसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। ये मसला केवल ये नहीं है कि 27% तेल के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल बढ़ गया है, इसलिए ट्रंप साहब फंस गए। और ईरान को तो उस लड़ाई से निकलना है, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, बर्बादी जितनी हो गई है। उन्होंने आज की तारीख में भी उस रिजीम को चेंज होने वाला जो दबाव अमेरिका का था वो उस पर बिल्कुल, इनकी अगर सत्ता नहीं बदलती तो इनकी तो जीती है। ठीक है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में 17 दिनों से जंग चल रही है, दूसरी तरफ इस बीच एक ऐसी घटना हुई जो थोड़ी अप्रत्याशित है। मतलब नॉर्थ कोरिया वैसे तो कुछ भी कर दे, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी तो किसी के कहने में आता होगा ना। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और जापान के समंदर की तरफ अपनी 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। अब ईरान की लड़ाई चल रही है, एशिया में सब कुछ इतना संकट आया हुआ, इस बीच पे उसको क्या सूझी होगी भला कि अब आप चाइना और साउथ कोरिया और जापान से आप पंगा लो। तो माना यह जा रहा है कि इसके पीछे ये चीन और रूस जैसे देश हैं, क्योंकि उसके यही दोस्त हैं, या ईरान था तीसरा दोस्त। और ये करके किस्म का ये जो ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि ये सभी देश जो हैं अपनी अपनी नौसेनाएं भेजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। जापान का नाम लेके कहा था उन्होंने कहा पहले जापान को फंसाओ, पहले जापान की घेराबंदी करो कि तू ये तो कहीं बाहर निकल ही ना पाए। और उन्होंने बिल्कुल वही किया, और उसके बाद जापान ने भी इनकार कर दिया कि ना हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि अपनी सेनाएं हम कमिट कर सकें आप ये स्ट्रेट खुलवाने के लिए। चाइना को इस बात का पहले ही अंदाज़ा था कि अमेरिका आबनाए हरमस नहीं खुलवा सकता, और उसको आबनाए हरमस खुलवाने के लिए दुनिया की मदद की ज़रूरत होगी, और वो जापान, साउथ कोरिया और दूसरे ममालिक, फ्रांस की मदद मांगेगा और चाइना की मदद मांगेगा। लिहाजा मेरे ख़्याल में चाइना ने शुमाली कोरिया के ज़रिए पहले ही जापान और साउथ कोरिया को ये मैसेज दे दिया कि आपकी तो अपनी सिक्योरिटी बहुत थ्रेट में है, और आप तो ख़ुद बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शुमाली कोरिया आपके साथ बैठा है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आप अपने शिप्स अगर भेज देंगे जाकर उधर आबनाए हरमस खुलाने, तो आपका अपना दिफा कौन करेगा? तो टेक्निकली साउथ कोरिया का जवाब भी आ गया डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद कि हम कोई शिप नहीं भेज सकते, और जापान का जवाब भी आ गया कि हम कोई शिप नहीं भेज सकते। फ्रांस भी इनकार कर चुका है,
और चाइना भी भेजने के किसी मूड में नहीं है, और यूके का इनकार भी हमारे सामने है। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जिन ममालिक को पुकारा है, उनमें से कोई भी फिलहाल आबनाए हुर्मुज़ खुलाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए खित्ते में आने के लिए तैयार नहीं है। अब केवल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात नहीं रह गई है, अब तो जो दूसरा रास्ता था रेड सी होते हुए, जैसे सऊदी अरब जहां से अपना कुछ एक तेल भेज भी पा रहा था, वो दूसरा स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब, उसको बंद करने की धमकी हूथियों ने दे दी है कि वो तो तुम खुलवा नहीं पाओगे, इसको हम और बंद कर देंगे। ये भी उसको जो उसको एक्सेस कहते हैं ईरान की, उसका एक हिस्सा है हouthis, तो वो एक संकट और पैदा होने जा रहा है। हाँ, वो यमन के नीचे से, यमन के किनारे से वो निकलता है ना, वो रेड सी से एक रास्ता, रेड सी से आकर के। लेकिन एक रास्ता है जिसके बारे में कम अभी तक बात की जा रही है कि रेड सी का रास्ता जो इजिप्ट से जो स्वेज कैनाल है, लेकिन वो मेडिटेरेनियन की तरफ चला जाता है और फिर उससे वो लंबा रूट थोड़ा पड़ता है, लंबा रूट हो जाता है, और वो एक अंतिम विकल्प के तौर पर सोचा जा सकता है कि स्वेज कैनाल से यदि सऊदी वगैरह तक आ जाता है, लेकिन फिर वही बात होती है कि सऊदी तक बाकी लोग जो हैं कुवैत वगैरह कैसे भेजेंगे। जहाज से तो भेजना आसान रहता है, ट्रक पर तो और बड़े बड़े कंटेनर आ नहीं सकते हैं, और वैसे पहले से उस ढंग की कोई सप्लाई है नहीं। तो यमन के पास जो है वो हूतियों ने कहा रखा है कि हम ईरान का साथ देंगे। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में हूतियों के खिलाफ जो है वो कौन काम करता है वहाँ पर लड़ाई। कई बार आपको देखने को मिला होगा कि हूतियों के खिलाफ जो है भारत भी एक्शन लिया है, और वो जो पायरेट्स के तौर पर, समुद्री डाकू के तौर पर वो काम करते रहते हैं, जहाज छीन लेना, डकैती करना, इन जनरल वो यही काम करते हैं उनका, पायरेट्स का ही तो काम और उससे वो पैसे उगाते हैं, ड्रग और तस्करी के ये धंधे में वो शामिल हैं। अब उनका है कि हम ईरान को इस मुद्दे पर साथ देंगे, तो साथ देने का मतलब यही हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हो रहा है वहाँ पर तेल के आवाजाही में जहाज़ों पर वो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसी प्रकार से यहाँ यदि प्रतिबंध लगा देते हैं तो थोड़ा मुश्किलें पहले से ज़्यादा और बढ़ जाएंगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस मामले पर जो यूएई है और सऊदी अरब दोनों, मुझे लगता है कि इस मामले पर हूती के खिलाफ होंगे। यदि आपने देखा होगा कि यमन के अंदर जो विद्रोही गुट थे, उस पर जब सऊदी अरब ने F-16 से उस पर बमबारी की थी तो यूएई को बहुत एतराज़ था। तो यमन के अंदर भी कुछ विद्रोही गुट हैं जो आज के दिन में वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ आकर के खड़े हो जाएं। ठीक है, अभी एक इसमें थोड़ा सा, चूंकि बात हम लोग कर रहे हैं, अब ट्रंप ये बोल क्यों रहे हैं भाई इराक और ईरान, तो इराक से लेकर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन सब जगहों पर उसके बेसेज हैं, और यही है जो पर्शियन गल्फ है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पहले का जो हिस्सा है, वहां इनके सारे बेसेज हैं, दूसरी तरफ ईरान है। यानी एक तरफ ईरान है और एक तरफ अमेरिका के बेसेज हैं। फिर भी अगर अमेरिका नहीं खुलवा पा रहा है तो एक कौन से देश से कह रहा है कि वो लोग बाहर से आएंगे और ओमान की तरफ से आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा देंगे? ये संभव है क्या? कहां तैनाती करा देंगे? अगर आपके जिसके बेसेज हैं वो इसको नहीं खुलवा पा रहा है तो ये मतलब ये समझना चाहिए, इसका मतलब यह है कि ईरान से उस फ्रंट पर अमेरिका लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां जो उसकी पोजीशनिंग है उनके सारे बेसिस ऐसे भी देखना चाहिए जैसे उन्होंने अब खुल के नेटो का नाम लेना शुरू कर दिया है कि नेटो के देश आए हमारी मदद के लिए। हमने यूक्रेन पे इनकी बड़ी मदद की है, ये एक छोटे से काम के लिए हमारी मदद नहीं करेंगे। अब वो चाहते हैं दुनिया जुड़ जाए, लेकिन वो दुनिया भी आएगी तो बाहर से आना पड़ेगा ना। बिल्कुल, एक है कि हम वहीं तैनात हैं, जिनकी तैनाती है, चाहे वो नेवल बेसेज हो चाहे एयरफोर्स बेसेज हो, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर से आप कैसे दबाव बनेगा ना ईरान के ऊपर? अब तो तमाम दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई, अब तुम नेगोशिएट करो। लेकिन कोई उनके खिलाफ तो हो नहीं रहा है। नहीं, वो अरब सागर की तरफ से तो जा ही सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप वहां पर जा करके और इंडिया आकर के वहां पर ये करें। इंडिया ने भी अपने नेवल से भेजे हैं, लेकिन वो अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए बस इसी तक सीमित है। एक तस्वीर, अभी हम किम जोंग उन की बात कर रहे थे कि उसने जापान को रोकने के लिए वहां पर मिसाइल्स फायर की, एक तस्वीर और दिखी। अब ऐसा कौन करता है? छोटी सी बच्ची को लेकर के 13-14 साल की 13 साल की बच्ची को लेकर के वो रॉकेट लॉन्च दिखाने ले गया। हम जू ले जाते हैं बच्चों को, वो ले गया, रॉकेट देखो कैसे चलता है बेटे। वो सामने ये देखिए आप, एयरबेस पे सामने रॉकेट लॉन्चर्स की बैटरीज लगी हुई हैं। कमांड रूम में अपनी बेटी को लेकर के गया हुआ। ये सक्सेसर मानी जा रही हैं कि इनकी सक्सेसर हो सकती हैं, इनकी बहन और इनकी बेटी, इन दोनों में से कोई आगे जाके कुर्सी संभालेगा इनके बाद। तो ये एक तस्वीर है। अच्छा, मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि इस देश में डेमोक्रेसी की चिंता किसी दुनिया को नहीं है। आधी दुनिया में अमेरिका ने रेवोल्यूशन करा दी है,
पिंक रेवोल्यूशन के नाम पर, कभी नॉर्थ कोरिया भी जाए, फिर नॉर्थ कोरिया के लोगों से भी पूछे तुमको इंटरनेट मिलता है क्या, मिसाइल ट्रम्प के वोट दोस्त डाल हैं। पाते हो क्या? ट्रम्प के दोस्त है वो, तो ट्रम्प बोल चुके मेरे मित्र हैं। परमाणु बम और मिसाइल लेकर के बैठा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए ना, वो तो परमाणु बम और मिसाइल लेकर के कोई खड़ा बात ही नहीं करता। जो खाड़ी के जितने देश हैं उनमें से किसके यहाँ डेमोक्रेसी है? यूएई के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? सऊदी अरब के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? कुवैत के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? ये कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो कहते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होता है, इस बात को थोड़ी देर के लिए क्या हमेशा के लिए भूल जाइए। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा होता है, ठीक है सर। बेशक वो डेमोक्रेसी